Hello everyone, welcome to Concepts Clear and today is the sixth lecture on the topic work, energy and power. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, बट उससे पहले हमें एक टॉपिक कवर करना पड़ेगा, दैट इज़ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी वर्क एनर्जी थ्योरम की और उसके ऊपर हमने थोड़े से क्वेश्चंस करे थे। उस वो भी हमारा इस लेक्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन वर्क एंड एनर्जी चैप्टर्स। सो इसी के साथ शुरू करते हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन यार, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, काफ़ी सारे लिंक्स है यार नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप सब हमसे कनेक्ट हो सकते हो वहाँ पर। एंड ऑल्सो you do not forget to give the feedback in the feedback form जो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो लेट अस स्टार्ट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट उससे पहले हमें एक टॉपिक छेड़ना पड़ेगा, दैट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ये एक बिल्कुल नया टॉपिक है यार आप लोगों के लिए, बिल्कुल नया टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में यार ना तो किसी बुक के अंदर बताया जाता है, ना ही कोई टीचर बताता है इस लेवल पर। क्योंकि इसके अंदर एक पहली बात तो यह है कि यार ये इतने छोटे लेवल पर समझ नहीं आता है, बट आज आप लोगों को समझ आएगा। एंड ऑल्सो कि ये अभी यार जो हमने नाइन्थ की फ़िज़िक्स करी है उसके अंदर कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसलिए काफ़ी सारे लोग बताते नहीं हैं। ये जनरली 11th की फ़िज़िक्स के अंदर यूज़ होता है, बट आज हम इसे करेंगे बिकॉज आगे जाकर जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर इसका काफ़ी यूज़ है। सो पहले मैं यार आप लोगों को इसका यूज़ ही बता देता हूँ। आप लोग कहोगे कि बिना यूज़ की बात बता रहा हूँ, तो ये बिना यूज़ की बात नहीं है। सो जो अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा था वो एक काफ़ी बेसिक लेवल पर पढ़ा था, ठीक है। सो अभी जो हमने पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा था काफ़ी बेसिक लेवल पर पढ़ा था। सो पहले जब हमने अपना फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट करा था, देन वी हैड क्लासिफाइड द फोर्सेज इनटू 4 कैटेगरीज। दे वर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, वीक फोर्सेज, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बट वो था एक पर्सपेक्टिव, दैट वाज वन पर्सपेक्टिव टू लुक अपॉन थिंग्स। बट आज हम देखेंगे एक दूसरा पर्सपेक्टिव जहाँ पर हम फोर्सेस को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी इन दैम। अब कहोगे फोर्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, हाँ फोर्स के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है यार, तभी तो वो काम कर पाती है। फोर्स ही तो वर्क करती है और उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, और हम पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पर उसे क्लासीफाई करते हैं। सो यहाँ पर हम चीज़ों को किस बेसिस, फोर्सेस को किस बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी इन दैम। सबसे पहली बात, हम इस बेसिस के ऊपर चीज़ों को क्लासीफाई करेंगे आज। और दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, दैट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, यार नाम पढ़कर आप लोगों के दिमाग में क्या आया? कंजर्वेटिव मतलब कुछ ना कुछ कंजर्व करेगी, क्या कंजर्व करेगी वो हमें पता नहीं। नॉन कंजर्वेटिव मतलब जो कंजर्वेटिव कंजर्व करेगी वो नॉन कंजर्वेटिव कंजर्व नहीं करेगी। अब इतनी बात हमें समझ में आ गई। अगर आप लोगों के दिमाग में आया तो बहुत अच्छी बात है, इट मीन्स यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट और टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हो। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? पहली बात यार, अब हम पोटेंशियल एनर्जी को अभी हमने काफ़ी बेसिक लेवल पर समझा था, अब हम इसकी एक थोड़ा अच्छे लेवल पर, एक अच्छे लेवल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे हम। अभी हमने बेसिक लेवल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग ली थी, अब हम अच्छे लेवल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो बात को? सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है यार? पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसे ही सिस्टम में एग्जिस्ट करती है जहां पर हो एक कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये एक पोटेंशियल एनर्जी के होने का बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर पोटेंशियल एनर्जी टू एग्जिस्ट, दैट इट ओनली एग्जिस्ट विद अ कंजर्वेटिव फोर्स।
जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अगर एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के साथ आपको कहीं पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब करा हुआ दिखता है, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, वहीं पर उस चीज़ को आगे मत पढ़ना, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज एग्जिस्ट ओनली इन अ सिस्टम इन्वॉल्विंग अ कंजर्वेटिव फोर्स। एक कंजर्वेटिव फोर्स होगी तभी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? सो कंजर्वेटिव फोर्सेस के कुछ एग्जांपल बताता हूँ मैं, जिससे आप लोग समझ पाओगे कि वो किस तरह की फोर्सेस होती है। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस, these include forces like spring force, gravitational force, ठीक है। फिर इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं अपना, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का ले सकते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। सो ये कुछ है कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर हम फ्रिक्शन को ले सकते हैं, हम नॉर्मल को इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर। सो दीज आर सम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो अब ये एग्जांपल्स देखकर आप कुछ पर्टिकुलरली समझ नहीं पा रहे होगे, ठीक है, कि किस बेसिस पर डिफाइन करा है। सो अब समझ पाओगे। सो इन फोर्सेस की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है, इन फोर्सेस की सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी, दीज आर रिस्टोरिंग फोर्सेस, ठीक है। और ये फोर्सेस डोंट रिस्टोर, ये रिस्टोर नहीं करती। अब यहाँ पर ये रिस्टोर का मतलब क्या है? रिस्टोर मतलब एक फोर्स थी, वो यहाँ से लगी यहाँ तक गई, ठीक है, फोर्स यहाँ से यहाँ तक की एक्सेलरेशन पर गई, वो वापस आएगी। अगर ये फोर्स वापस आती है अपने इक्विलिब्रियम पर, अगर ये फोर्स यहाँ से यहाँ तक जाती है फिर अपने इक्विलिब्रियम पर वापस आती है, किसी भी डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जाए, एंड इफ इट रिस्टोर्स इट ओरिजिनल पोजीशन, वो एक होती है कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे एक स्प्रिंग को आपने यहाँ से बांधा, यहाँ पर रखा, आपने स्प्रिंग को यहाँ तक खींच लिया, आप उसे छोड़ोगे, फिर वो वापस थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा बट वापस इसी पोजीशन पर आएगा, वो रिस्टोर करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ऐसी करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐसी करती है। सो दे रिस्टोर। फ्रिक्शन कभी रिस्टोर करती है? नहीं, फ्रिक्शन को तो बस अपना मोशन को अपोज करना है, उसको और कोई काम क्या है? फ्रिक्शन को तो और कोई काम ही नहीं है। नॉर्मल को बस वेट को अपोज करना है। सो ज़्यादातर रिएक्शन फोर्सेस जो होती है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है। इससे हम ये चीज़ समझ पा रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन फोर्सेस के अंदर रिस्टोरिंग की कुछ ज़्यादा स्पेशलिटी होती है। सो सेकेंड थिंग भी जो है वो फर्स्ट पॉइंट से ही डिस्क्राइब होती है, दैट दे रिस्टोर टू देयर इक्विलिब्रियम। डोंट रिस्टोर, ठीक है, डोंट रिस्टोर टू इक्विलिब्रियम। अब आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होगा कि यार ये इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है क्या चीज़? सो इक्विलिब्रियम यार आप इस तरीके से समझ सकते हो अभी इस स्टेज पर, कि इक्विलिब्रियम होती है एक फिक्स्ड स्टेट, एक स्टेबल स्टेट, जहाँ पर जो फोर्स है वो स्टेबल रहेगी, वहाँ पर फोर्स फ्लक्चुएट नहीं करेगी, वहाँ पर वो खुद को चेंज नहीं करेगी, ठीक है। लाइक जो स्प्रिंग होता है, अगर उसकी नॉर्मल वो यहाँ पर रहता है, अगर एक स्प्रिंग है वो नॉर्मली है बिना किसी फोर्स के एक्शन के अंडर, तो इक्विलिब्रियम के अंदर है, मतलब ये एक स्टेबल पोजीशन पर है, अपने आप वो खुद के अंदर कुछ नहीं करेगा। अब अगर हम इसको यहाँ से एक्सटेंड कर कर यहाँ तक ले आते हैं, सो ये अब अपने इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है, क्योंकि वो हमारे ऊपर ऑपोजिट फोर्स लगाएगा अपने इक्विलिब्रियम के अंदर आने के लिए। सो इक्विलिब्रियम होता है एक स्टेबल और एक स्पेसिफिक फिक्स्ड पोजीशन, जहाँ पर वो स्टेबल होगा एंड वो हमेशा उसकी तरफ डायरेक्ट होगा अगर हम उसे वहाँ उस स्टेट से या उस पोजीशन से हिलाते हैं।
सो दे ऑलवेज रिस्टोर टू देयर इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो ये फर्स्ट से ही डिफाइन हो जाता है। थर्ड इज कि अगर जो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है वो एक लूप के अंदर काम कर रही है, ठीक है, सो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके साथ आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर हमारी कंजर्वेटिव फोर्स एक लूप के अंदर वर्क कर रही है, मतलब वो जहाँ से शुरू हुई अगर वो वहाँ से एक लूप बनाया और वहीं पर आकर ख़त्म हो गई, देन वर्क विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सो तब हमारा जो वर्क है वो ज़ीरो हो जाता है। सो कंजर्वेटिव फोर्स अगर एक लूप के अंदर वर्क करती है तो उसका वर्क ज़ीरो हो जाता है, मतलब इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पाथ इट फॉलोज। सॉरी, it does not depend on the path. It does not depend on the path that it follows. It depends on the initial and final position. मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी टाइप आप समझ लो। ओके, कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी जहाँ पर ये अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, सो जब एक कंजर्वेटिव फोर्स एक लूप के अंदर काम करेगी तो उसका वर्क ज़ीरो होगा। मतलब जो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ये अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। जो हमारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो एक लूप के अंदर भी जब वो एक लूप के अंदर भी वर्क करेगी तब भी जो उसका वर्क है, अगर वो एक लूप के अंदर वर्क करती है, इट्स वर्क वुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ टेकन। ओके, सो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड थोड़े से और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो शायद आपको अभी ना समझ आए, सो फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, वो थोड़ा समझना आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। सो द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज दैट व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स परफॉर्म्स नेगेटिव वर्क। जब एक कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क परफॉर्म करती है देन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। ओके, सो जब एक कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क परफॉर्म करती है देन द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, और जब वो पॉजिटिव वर्क परफॉर्म करती है देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। अब ये ऐसा क्यों होता है यार, अभी मैं अगर समझाऊंगा तो समझ में भी नहीं आएगा आप लोगों को, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स सीनियर कंसेप्ट्स। इसके अंदर सीनियर कंसेप्ट्स लगेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलस लगेगा। सो अभी मैं इस चीज़ को ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझाऊंगा, अभी आप बस ये समझ लो, ये मतलब एक तरीके से याद कर लो कि ये होता है। इसका और इसके अंदर जब हम इसको डिफाइन करते हैं, जब हम इसको इक्वेट करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, सो इससे हमें पता चलता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जितना पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आया है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। ठीक है, सो ये कंजर्वेटिव फोर्स की थी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर वाइस वर्सा होएगा, समझ जाओ। ओके, सो जब एक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, जितना एक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आता है वो उसके वर्क डन के नेगेटिव के इक्वल होता है। अब ऐसा क्यों होता है यार, ये जो पॉइंट्स थे वैसे मैं बताना नहीं चाहता था बट फिर भी मैंने दया करके बता दिया। सो अभी आप लोग बस इसे एक तरह का रट्टा मार लो कि ऐसा कुछ होता है, क्यों होता है बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे। सो ये थी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बातें। सो अभी हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा बचा है, बट आई वुड नॉट लाइक टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग कंसेप्ट। अगर मैं अभी स्टार्ट करना शुरू करूँगा तो कम से कम आधा घंटा लगेगा एंड दैट विल एक्सीड आर टाइम लिमिट। मैं सोच रहा था कि
ये कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, तो मैं आप लोगों के 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँगा। वो कुछ ज़्यादा नहीं होता, बट अभी 15-20 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विद द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। बिल्कुल नया टॉपिक है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग टॉपिक है, पढ़कर मज़ा आ जाएगा। सो तब तक के लिए बाय यार। अगर कंसेप्ट और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। देन अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। देन यार गूगल फीडबैक फॉर्म पर फीडबैक देना मत भूलना, ठीक है? आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इट मैटर्स अ लॉट फॉर अस ऑल। सो डू नॉट फॉरगेट टू गिव द फीडबैक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।